हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 6। इससे पहले हम इस पे 5 वीडियोस बना चुके हैं। आज हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया गया। किसी रूलर को रिप्रेजेंट करना इजी होता है, हम उसको किसी पोर्ट्रेट के थ्रू, किसी स्टैच्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन। लेकिन एक नेशन को किस तरीके से फेस दिया जाए। तो जो आर्टिस्ट थे 18 और 19 सेंचुरीज के, उन्होंने इसका एक वे फाउंड किया था और वो था एक पर्सोनिफाइंग अ नेशन, यानी कि पर्सोनिफिकेशन द्वारा हम किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के कैरेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, यानी उन्होंने कंट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो कोई पर्सन हो। नेशंस को उस टाइम पे जब पोर्ट्रेट किया तो वो फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया। नेशंस पर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स, और जो फीमेल फॉर्म पर्सोनिफाई करने के लिए चूज किया गया नेशन को, वो कोई पर्टिकुलर वुमेन नहीं थी रियल लाइफ में, वो रियल लाइफ में किसी वुमेन को शो नहीं करती थी। रेदर इट सॉट टू गिव एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो नेशन का था उसे कॉन्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे उसको एक मूर्त रूप देने के लिए उस पर्सोनिफिकेशन को यूज किया था। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलोगरी ऑफ द नेशन। तो जो वो फीमेल फिगर था वो एक नेशन की एलोगरी बन गया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एलोगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, उसको अगर हम कोई पर्सन या थिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलोगरी और पर्सोनिफिकेशन। हमें याद है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, तो आपने देखा था कि फीमेल एलोगरी को यूज किया था पोर्ट्रेट करने के लिए, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे इनको फीमेल फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया था। और ये जो आइडियाज थे वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे। जैसे कि लिबर्टी के साथ जो एट्रीब्यूट्स थे वो थे रेड कैप, ब्रोकन चेन, और जो जस्टिस थी, जस्टिस इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। जस्टिस जो न्याय था वो एक लेडी जो कि ब्लाइंड है या उसके आंखों पे पट्टा बंधा होता है और उसके हाथ में एक तराजू होता है। तो हम आज भी देखते हैं कि जस्टिस को उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम इंडिया को भारत माता की तरह प्रेजेंट करते हैं, वहां पे भी एलोगरी या पर्सोनिफिकेशन का यूज करके उन्हें फीमेल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरीके से फीमेल एलोगरीज का इन्वेंशन किया गया आर्टिस्ट ने 19 सेंचुरी में टू रिप्रेजेंट द नेशन, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रांस में जो यूज किया हुआ था शी वाज क्रिश्चियन मेराइन। मेराइन का यूज किया था अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन, और जो एक लोगों के नेशन को, देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मेराइन है फीमेल फॉर्म वाज एन एलोगरी टू पर्सोनिफाई द फ्रेंच नेशन, और जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो वही लिबर्टी और रिपब्लिक को ही शो करते हुए रेड कैप, ट्राई कलर और कॉकेट, ये 3 चीजें उनके साथ एट्रीब्यूट की गई थी। स्टैच्यू ऑफ मेराइन जो था उसको पब्लिक स्क्वायर्स में इरेक्ट किया था ताकि लोगों को वो याद दिलाता रहे कि ये एक नेशनल सिंबल है जो कि यूनिटी को दिखाता है और उनको इसके साथ आइडेंटिफाई करता है। मेराइन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। फिर मेराइन जो इमेज थी वो कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी मार्क की गई। तो यहाँ पे दिखा रखा है पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मेराइन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। फ्रांस के रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हुए और एक स्टैम्प पे मेराइन का फिगर है। सिमिलरली हम जर्मनी की बात करें तो जर्मेनिया वहां पे बनी एलोगरी ऑफ द जर्मन नेशन। जर्मेनिया को यूज किया गया इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। जर्मनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये जर्मेनिया को दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि फिलिप वेट ने 1848 में बनाया था, आर्टिस्ट ने। जर्मेनिया ने यहाँ पे पहन रखा है ओक लीव्स का बना हुआ क्राउन, ये ओक के लीव्स का बना हुआ क्राउन है, और जो कि ओक है वहां पे हीरोइज्म को, करेज को, यानी बहादुरी को दिखाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेराइन तो थी वो फ्रेंच नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ एलोगरी को एक्सप्लेन कर रखा है कि जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जैसे कि ग्रीड, एनवे, फ्रीडम, लिबर्टी, ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, अगर इनको हम किसी पर्सन या थिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो वो एलोगरी होती है। और एलोगरी के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक, यानी कि जो एक लिटरल मीनिंग होती है जो हमें दिखती है वो,
और एक सिंबलिज्म के साथ उसको किसी और चीज के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं। जैसे इंडिया में फ्रीडम फाइटर्स ने भारत माता की तरह इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स और उसके सिग्निफिकेंस दे रखे हैं, यानी कि कौन सी चीज किसको सिंबलाइज करती है। जैसे ब्रोकन चेन है वो फ्री होने के लिए, और ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है वो सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, वो वहां के पावर को दिखाता है। क्राउन ऑफ ऑक्लिव्स जो अभी बताया था हीरोइज्म को दिखाता है। स्वॉर्ड जो है वो सिंबल है रेडीनेस टू फाइट, फाइट करने के लिए रेडी है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड जो है वो विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि शांति की इच्छा रखने के लिए और को शो करने के लिए। और ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर जो है वो फ्लैग है लिबरल नेशनलिस्ट का, जो 1848 में यूज किया था, लेकिन फिर बाद में ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट ने उसको बैन कर दिया। रेज ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगता हुआ सूरज की जो रेज आ रही है, किरणें आ रही है, वो बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत को दिखाता है, उसकी स्टार्टिंग को दिखाता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स के बहुत सारे मीनिंग और सिंबल्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया था। यहाँ देखेंगे एक फॉलन जर्मनिया दिखा रखी है, और जो जूलियस हबनर ने 1850 में बनाई थी, यानी कि यहाँ पे ये गिर गई है, लेकिन फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे वो फिर से खड़ी है, और वो भी स्वॉर्ड लेके। और जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन वॉज अ रिवर फ्लोइंग इन द यूरोप, ये राइन एक रिवर जो यूरोप में बहती है। और यहाँ लिखा है द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट द जर्मन राइन, यानी जर्मन स्वॉर्ड को लेके जर्मेनिया उस राइन की प्रोटेक्शन कर रही है। तो इस तरीके से नेशन को पर्सोनिफाई करके विजुलाइज किया गया उनको सिंबल के साथ। Now we will see the last topic of the chapter, nationalism and imperialism. Nationalism हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि राष्ट्रीयता की भावना, जो कि नेशन की कॉमन यूनिटी की एक लव डिवोशन, जो कि पैट्रियोटिक फीलिंग होती है नेशन के लिए। लेकिन इंपेरियलिज्म में होता है साम्राज्यवाद, यानी अपनी साम्राज्य को बढ़ाना, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म में क्या टकराव हो गया और उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। जो 19th सेंचुरी के लास्ट की बात करें तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, या जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट फर्स्ट हाफ में थे, यानी कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी में थे, वही सेंटिमेंट्स अब लास्ट में नहीं रहे, बट इट बिकेम नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। अब ये बहुत संकीर्ण विचारधारा वाले सेंटिमेंट्स हो गए थे, क्योंकि इस टाइम पे जो ये वाला पीरियड चल रहा था, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वो इनटॉलरेंट हो गए थे एक दूसरे को बर्दाश्त करने में, और इवन रेडी टू गो टू वॉर, और बस वॉर के लिए रेडी रहते थे। और जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी लोगों की, जो उनके अधीन में लोग थे, उनकी जो राष्ट्र की फीलिंग्स थी या आकांक्षाएं थी, वो उन्होंने थोड़ी चेंज कर दी अपने इंपेरियलिज्म एम्स के लिए, अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों की को पूरा करने के लिए उन्होंने लोगों की भी नेशनलिस्ट फीलिंग को चेंज करना शुरू किया। मेन सीरियस सोर्स जो नेशनलिस्ट टेंशन का हुआ वो हुआ 1871 के बाद, और उस एरिया में हुआ जिसे कहते हैं बल्कन्स, यानी बल्कन्स रीजन एक्चुअली ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी, जो कि मेडिटेरियन सी है, उसके बीच का एरिया बल्कन्स रीजन कहलाता है। और बल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, ये ज्योग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन का रीजन था, जिसमें बहुत सारे स्टेट थे, जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोटिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो, whose inhabitant वन broadly known as slaves, और यहाँ के रहने वाले लोगों को कहते थे slaves। तो ये बल्कन रीजन है और इसमें बहुत ज्यादा टेंशन हुई, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो बल्कन्स का एक लार्ज पार्ट था वो था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, अब बल्कन्स में रोमांटिक नेशनलिज्म की आइडियाज भी स्प्रेड हो रहे थे, साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर का विक्टन भी हो रहा था, टूट भी रहा था ऑटोमन एम्पायर। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है बहुत एक्सप्लोजिव हो गया था, बहुत विस्फोटक हो गया था, क्योंकि ऑल थ्रू द नेशनल सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। पूरे 19th सेंचुरी में जो ऑटोमन एम्पायर था वो अपने आप को स्ट्रेंथ देने के, अपने आप को मजबूत करना चाह रहा था मॉडर्नाइजेशन से और इंटरनल रिफॉर्म से, यानी अपने आप में सुधार लाना और मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करना। लेकिन ये जो चेंजेस थे वो बहुत ही कम थे और वो अपने आप को इतना स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा था, जबकि वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक एक करके जो इसके अधीन में थे नेशनलिस्ट वो टूटते जा रहे थे, डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते जा रहे थे और इससे अलग होते जा रहे थे। जो बल्कन पीपल्स थे
वो भी इंडिपेंडेंस का क्लेम कर रहे थे और पॉलिटिकल राइट्स चाहते थे नेशनलिटी में, और यूज हिस्ट्री, और हिस्ट्री का यूज करते थे ये प्रूव करने के लिए कि हम भी कभी इंडिपेंडेंट थे। यानी अब वो भी इंडिपेंडेंस का क्लेम कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं, और हिस्ट्री को यूज करके प्रूव कर रहे हैं कि दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, वो भी कभी इंडिपेंडेंट थे, एंड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर, और वो भी पहले इंडिपेंडेंट थे लेकिन बाद में फॉरेन पावर के वश में आ गए, एक तरीके से उनके अंडर में आ गए। तो hence the rebellion nationalities in the Balkan thought of their struggle as attempt to win back their long last independence। जो बल्कन रीजन्स के लोग थे वो अपनी पुरानी खोई हुई एक तरीके से आजादी को पाना चाहते थे, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंस को फिर से पाना चाहते थे। तो यहाँ जो बल्कन रीजन के लोग हैं वो स्लेव्स थे, और वो स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल था वो किसके लिए था? अपनी आइडेंटिटी और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। वो अपनी आइडेंटिटी चाहते थे और इंडिपेंडेंस चाहते थे। इसकी वजह से जो बल्कन एरिया था वो एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था, बहुत लड़ाई का और टेंशन का एरिया बन गया था। जो बल्कन स्टेट्स थे वो जेलस थे बहुत ज्यादा एक दूसरे से, और होप टू गेन मोर टेरिटरी, और अपना अपना टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, चाहे उसके लिए दूसरों से लड़ाई झगड़े हो या कुछ भी हो, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। आपस में जेलसी थी। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बल्कन्स आल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी थी उनमें पावर के लिए भी, कि कौन कितना पावरफुल है, आपस में दुश्मनियां थी। और इस पीरियड में देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर में इस पीरियड में इंटेंस राइवलरी यानी कि बहुत ज्यादा राइवलरी दुश्मनी देखी गई, कॉम्पिटिशन देखा गया ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, और उसका जो मैटर था वो था ट्रेड और कॉलोनीज के लिए और नेवल एंड मिलिट्री माइट के लिए, यानी कि नेवी और मिलिट्री या बिजनेस या ट्रेड इन सब में बहुत ज्यादा राइवलरी और कॉम्पिटिशंस थे, और हर स्टेट अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। तो ये जो राइवलरीज थी ये एविडेंट बनी इन द वे ऑफ बल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, और इस तरीके से वहां की प्रॉब्लम्स अनफोल्डेड होती जा रही थी। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन मतलब एक्साइटेड थे, उत्सुक थे ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बल्कन्स, यानी बल्कन्स रीजन पे जो दूसरे पावर का कंट्रोल था उन पे भी कंट्रोल करना चाहते थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगरी। साथ ही अपना पावर भी बढ़ाना चाहते थे, यानी जो दूसरों का पावर था वो भी वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और अपना खुद का पावर भी इस एरिया पे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे वॉर्स हुए। दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी बहुत सारे वॉर्स के साथ फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे होता है। ये बहुत ही डिजास्टर सा रिजल्ट निकलता है। नेशनलिज्म जो था वो इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद में एक तरीके से यहाँ पे टक्कर हो गई, और इसकी वजह से यूरोप में एक डिजास्टर हो गया। 1944 में एक आपदा थी आ गई, यहाँ संकट आ गया। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन पावर ने बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था, वो 19th सेंचुरी में इंपेरियल डोमिनेशन को अपोज करने लग गए, विरोध करने लग गए साम्राज्यवाद की प्रभाव का या इंपेरियल डोमिनेशन का। तो जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट था, यानी कि ये जो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में जो विरोध था वो पूरे राष्ट्र में चल रहा था, और वो सब स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट के लिए और एक सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के लिए। ये हमने पहले भी कई बार चैप्टर में देखा है कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहते थे और एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी चाहते थे, यानी कि अब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में, नेशनलिज्म और एम्पेरियलिज्म में एक तरीके से टक्कर सी हो रही है। बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे, और यहाँ पे इंपेरियलिज्म के साथ कन्फ्रंटेशन मतलब यहाँ पे उन दोनों का सामना हो रहा था। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर एप्लीकेटेड, लेकिन नेशनलिज्म के जो यूरोपियन आइडियाज थे वो कहीं भी इतने बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि लोग अपनी खुद की एक स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म बना रहे थे, यानी एवरीवेयर पीपल डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। सब लोग अलग अलग तरीके से नेशनलिज्म को देख रहे थे और अपना खुद का एक वे बना रहे थे उसको सोचने का। लेकिन जो सोसाइटीज को एक नेशन स्टेट में बनाने का आइडिया था, जो हम शुरू से देख रहे हैं कि सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन ये आइडिया कि सोसाइटीज नेशन स्टेट्स में होनी चाहिए और एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, ये आइडिया हर तरफ एक्सेप्ट किया गया, एक प्राकृतिक तौर पे, नेचुरल तौर पे, यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक तौर पे। तो इस तरीके से
यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Like, subscribe and share.